So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to talk about a very important Indian poet जिनका नाम है निज़्म एज़ेकील. He is so important कि आपके UGC नेट में 15 to 20 आपके पोएट्स हैं जो लिस्ट किए गए हैं. अब राइटर्स तो बहुत सारे होते हैं बट देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट पोएट्स जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके निज़्म एज़ेकील से ही पूछे जाते हैं. इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हिज बायोग्राफी बिकॉज ही बीइंग एन इंपॉर्टेंट राइटर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंपॉर्टेंट राइटर्स की बायोग्राफी करो. उनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनकी कंप्लीट लिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी. आई हैव आल्सो ब्रॉट फॉर यू सम क्वेश्चंस जो आपके लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ताकि आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो. एंड इस वीडियो को देखने के बाद यू गेट अ कंप्लीट पिक्चर कि अगर आपको निज़्म एज़ेकील को प्रिपेयर करना है देन व्हाट आर द सिनेरियोस. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. स्टार्टिंग ऑफ विद दिस इंपॉर्टेंट राइटर यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं उनकी आपको डेट जरूर लर्न करनी चाहिए. आई विल नेवर टेल यू टू लर्न द डेट्स ऑफ ऑल द राइटर्स, लेकिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं उनसे क्रोनोलॉजिकली बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन एनी पॉइंट जिससे हम लोग का एक भी क्वेश्चन ना बन पाए. निज़्म एज़ेकील वाज बोर्न ऑन 1924 एंड 2004 में इनकी डेथ हो गई. ही वाज बोर्न इनटू अ इंडियन ज्यूइश फैमिली. ये एक आपके पोएट हैं, एक्टर है, प्लेराइट है, एडिटर है एंड आर्ट क्रिटिक है. सो ही इज अ वेरी वर्सेटाइल काइंड ऑफ पर्सन, नॉट ओनली अ पोएट एंड अ राइटर. आप देख सकते हो ये एक्टिंग भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच ही डज. नेक्स्ट इज he was the foundational figure in post-colonial India's literary history, specifically for the Indian poetry in English. बहुत ध्यान से बेटा आपको ये बात समझनी है कि पोस्ट कलोनियल एरा में ये लिख रहे थे. मतलब कि आपका जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, आपकी कॉलोनीज बनाई, उसके बाद हमारे देश को आजादी मिली 1947 में, जब वो चले गए, ये जिस एरा में लिखते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट कलोनियल एरा. मतलब कॉलोनी के बाद जो एरा आया हमारा पोस्ट कलोनियल. ध्यान देना है ये पोस्ट कलोनियल राइटर नहीं है. पोस्ट कलोनियल राइटर कौन होते हैं? जो उन टॉपिक्स के, कॉलोनी के टॉपिक्स के बारे में लिखते हैं. ये बस उस एरा में लिख रहे थे. ठीक है, आगे आपको डेट पता चलेगी कि 1947 में जब इनकी हमारे देश को आजादी मिली थी तभी इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी. टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इनको मिले हैं दो बड़े बड़े अवार्ड. एक है आपका साहित्य अकादमी अवार्ड विच इज जो इनको मिला है 1983 में. दूसरा इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड 1988. तो आपके इंडियन लिटरेचर के अगर आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो इंडियन अवार्ड से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि आपके कौन से राइटर को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, या फिर आपको पिक द ऑड वन आउट करने को मिलता है कि इसमें से कौन से राइटर को पद्मश्री या फिर साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला है. तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स में अपडेट कर लेना. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को याद रखनी है, ही इज नॉट जस्ट एन इंपॉर्टेंट पोएट, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री माना है आपके बहुत सारे क्रिटिक्स ने, जिसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए लर्न करना. जैसे हम लोग वॉल्ट विटमैन को देखें तो उनको फादर ऑफ फ्री वर्स माना जाता है. तो जितने भी ऐसे राइटर्स होते हैं जिनसे फादर वाला जो कॉनोटेशन है वो जुड़ जाता है उनके वर्क्स की वजह से या फिर इन्वेंशंस की वजह से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको लर्न रखना. ठीक है, आगे चलेंगे और इनकी राइटिंग स्टाइल को हम लोग एक बार जरूर से देख लेंगे बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस जहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि इतने इंपॉर्टेंट राइटर की आपकी राइटिंग स्टाइल क्या है. ठीक है, हर राइटर की अपनी एक राइटिंग स्टाइल होती है. ये जो आपके राइटिंग स्टाइल लिखा करते थे बहुत ही क्लियर, ईजी, प्रिसाइज लिखा करते थे, जहां पे कोई ऐसी पोएट्री आपको इनकी पढ़ने में नहीं लिखेगी कि आप समझ ना पा रहे हो या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही हो. हम सब लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, कई सारी पोएम्स को पढ़ते हैं. कुछ ऐसी पोएम्स होती हैं जो एक बार में तो समझ में आ ही नहीं सकती हैं एंड कुछ ऐसी पोएम्स होती हैं जो आप एक बार में समझ भी जाते हो और उनकी क्लैरिटी एंड प्रिसाइसनेस की वजह से हम लोग को वो तुरंत अच्छी भी लगती है एंड समझ में आती है. सो ही इज दैट वन राइटर जिनकी जो लैंग्वेज है लिखने की वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रिसाइज है, बातों को इधर उधर घुमाते नहीं है. जो ये फील करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली सिंपल लैंग्वेज में अपनी पोइट्री में उतार देते हैं. देन ये सटायर और ह्यूमर का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. अब सटायर और ह्यूमर एक बहुत बड़ा जो बोलते हैं टूल होता है. आप किसी पे आयरनी करना चाहो, डायरेक्टली बोल दो तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप सटायरिकल वर्ड्स का, आयरॉनिकल वर्ड्स का यूज करते हो तो वो चीज सटल भी लगती है एंड आपका काम भी बन जाता है. जैसे मम्मी हम लोग की होती है ना, बहुत ही अजीब तरीके से ताने मारती हैं, हम लोग को सटायर करती हैं, कुछ इसी तरीके से ये उस टाइम की आपकी
कॉम्प्लेक्सिटीज और मॉडर्न सोसाइटी के बारे में जो भी इनको व्यंग्य कसना होता था या बातें बोलनी होती थी अपने ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, उसके लिए ये सटायर और ह्यूमर का इस्तेमाल करते थे कि बात भी इनकी कह देते थे और बुरा भी नहीं लगता था। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल कमेंट्री, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि निज़म एज़ेकियल बहुत ज़्यादा फेमस है रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाने में, चाहे अर्बन लाइफ हो चाहे रूरल लाइफ हो। आप इनकी पोइट्री को जब भी उठा के देखेंगे आपको लगेगा कि आंखों के सामने वो पिक्चर बिल्कुल चल रही है एंड ऐसा कुछ भी बनावटी आपको नहीं दिखाई देगा। एक्चुअल में उस टाइम पे, पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे, जैसे कॉलोनी आपकी ब्रिटिशर्स चले गए, आपके देश को आज़ादी मिली, देन किस तरीके से आपकी सोसाइटी ने मॉडर्निज्म को अपना लिया एंड किस तरीके से अपने ट्रेडिशनल वेज को लोग भूल गए, उसके बारे में ये बहुत हद तक बात करते हैं। अर्बन थीम्स इनकी आपको पोएट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब सिटी लाइफ को, मॉडर्निज्म को जिस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके ऊपर केओस ऑफ सिटी लाइफ के बारे में ये बात करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इनकी पोएट्री में आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अपनी आत्मकथा। तो आपकी जितनी भी इनकी पोएम्स आपको देखने को मिलेगी वो इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिखाई देगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोग भूलेंगे नहीं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस। अब भाई हर राइटर पे, हर इंसान पे आप कह सकते हो किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस होता है, वो जिसकी तरह बनना चाहता है या फिर उसके काम को, उसकी बात करने के स्टाइल को या फिर उनके वर्क को पसंद करता है। आप जब जिस भी इंसान को, जिस भी राइटर को पसंद करते हैं तो उनको रीड करते करते आपके काम में उनकी झलक देखने को मिलने लगती है। एंड सेम यहाँ पे हुआ है। आपके जो निज़म एज़ेकियल है वो मॉडर्निस्ट राइटिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, जो कि हैं आपके टी.एस. इलियट की राइटिंग, W.B. यीट्स की राइटिंग, एजरा पाउंड की एंड रेनर मारिया रिल्के की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें 4-5 स्टेटमेंट्स देके आपसे पूछा जाता है कि इसमें से आप ट्रू ढूंढिए या फॉल्स ढूंढिए, वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आ जाती है। आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी को देखना स्टार्ट करेंगे डिटेल में, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर राइटर की आपको बेटा बायोग्राफी नहीं पढ़नी होती है, पर कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी बायोग्राफी को करना जरूरी होता है और उससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके 1924 में ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे टू अ जूइश फैमिली। ये आपकी मुंबई के मराठी स्पीकिंग जूइश फैमिली कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, जिसका नाम है आपका बेन इजराइल। ये कुछ चीजें आपको बस खाली ऐसे सरसरी नजर से याद रखनी है, ये नहीं कि आप उसको बैठ के लर्न कर रहे हो। एक बार आप इस पर्टिकुलर राइटर को, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग राइटर्स को राइटर समझ के लर्न करते हैं तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है उनको लर्न करने में। आप इनको अपनी फैमिली का कोई कजन बना के, जैसे मम्मी आपको बता रही है कि अच्छा उसका लड़का था ना, वो वहां पे उसका जन्म हुआ था एंड यहाँ पे वो उसके बाद गया, बाद में तो वो लंदन चला गया, बाद में उसने ऐसा ऐसा किया, तो हम लोग को पूरी कहानी वो अच्छे तरीके से याद होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग भूल जाए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर राइटर, आपकी जर्नी को, लर्निंग जर्नी को आसान बनाने के लिए आप निज़म एज़ेकियल को अपना एक कजन मान लीजिए और तब जाके आप इनकी बायोग्राफी को जब पढ़ेंगे ना, मजा भी आएगा और कभी भूलोगे नहीं कि अरे एक लड़का था, मुंबई में उसका जन्म हुआ था, जूइश फैमिली में उसका जन्म हुआ था, बट बिकॉज वो महाराष्ट्र में उसका जन्म हुआ तो मराठी फैमिली वाली कम्युनिटी में उसका पार्ट बन गया था, जिसका नाम था बेन इजराइल। देन आपके इनके जो फादर थे ना, वो एक प्रोफेसर थे, वो बॉटनी पढ़ाया करते थे, स्कूल में प्रोफेसर थे। इनकी जो मदर थी, जिस स्कूल में ये पढ़ाते थे, उस स्कूल की प्रिंसिपल थी। माय गॉड, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज़ेकियल का ग्रेजुएशन होता है बेटा 1947 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश को आजादी मिली थी एंड उसके 1 साल के तुरंत बाद भैया ये इंग्लैंड चले जाते हैं फिलॉसफी पढ़ने। लंदन जाने का इनको मौका मिलता है, वहां जाके ये पढ़ाई करके आते हैं। उसके बाद वहां पे 3 से 3.5 ईयर्स गुजारने के बाद ये वापस आते हैं और अपनी लिटरेरी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे इन्होंने लिटरेचर नहीं पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ी, पर वापस आके ये लिटरेचर एज अ फील्ड को परस्यू करते हैं। अब परस्यू करने का मतलब कि भाई पढ़ लिख के लड़का आ गया तो नौकरी तो करेगा ना, तो इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज एन असिस्टेंट एडिटर फॉर इलस्ट्रेटेड वीकली इन 1953। अब इसका नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको स्टेटमेंट ये खुद से पूछा जाएगा, ये कभी भी आपसे एमसीक्यू में नहीं आएगा कि कौन सी पर्टिकुलर उसका एडिटर बने थे। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो आप लोग को जरूर से नोट्स में अपने लिखनी चाहिए, इन्होंने फाइंड की है आपकी एक मंथली मैगजीन जो कि है इम्प्रिंट। एक और नाम इनका है
जिन्होंने फाइंड की थी, उसका नाम है जंपो। वो यहाँ लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप ऐड कर लेना। तो एक आपकी मैगजीन हो गई इम्प्रिंट, दूसरी आपकी मैगजीन हो गई बेटा जंपो, जिसको इन्होंने फाइंड किया था, ये उससे एसोसिएटेड थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स इंपॉर्टेंट मैगजीन्स को फाइंड करते हैं ना, यूजीसी ने जरूर उनसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो पॉइंट है कि ये एक क्रिटिक भी बन चुके हैं आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के। कितना इंपॉर्टेंट पेपर है, तो इनकी लिटरेरी जर्नी तो हम लोग को अच्छी दिखाई दे रही है, अच्छी खासी किताबें भी छापते थे और करियर की शुरुआत भी इन्होंने अच्छी की थी। अब हम लोग इनके वर्क्स को देखना स्टार्ट करेंगे एंड ट्रस्ट मी, मैं जितने भी इनके वर्क्स को मैंने सेग्रीगेशन में बांटा है, कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा जो इनसे आपका कवर नहीं हो। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसको देखना, ठीक है। वर्क्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पोएट्री कलेक्शंस की, ठीक है। फिर आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ प्लेस ऑल्सो, आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ प्रोज ऑल्सो, एंड लास्ट में इनकी जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है वो भी आपको मिलेगी, तो टेंशन मत लेना। इनका सबसे इंपॉर्टेंट या डेब्यू जो पोएट्री कलेक्शन बोलते हैं ना, कि इंसान पहली बार उसने कोई पोएट्री कलेक्शन लिखा है, तो वो है इनका अ टाइम टू चेंज, जिससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए आपको ये रेड से दिखाई दे रहा है। आपको इसकी डेट भी याद रखनी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 60 पोएम से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देन द अनफिनिश्ड मैन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट मैन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेटर डे साल्म्स एंड आपकी कलेक्टेड पोएम्स। देखो वर्क्स बहुत सारे होते हैं, बट क्योंकि हम लोग ओवर द ईयर्स क्वेश्चंस को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग इनके 100 कामों में से आपको एक लिस्ट बना के देख सकते हैं जिनसे एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारी पोएट्री कलेक्शंस के नेम बेटा आपको याद होने चाहिए। निज़्म एज़ेकील की ये पोएट्री कलेक्शंस है और इनसे कई बार क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट आप जो देखेंगे वो देखेंगे इनके प्लेस एंड इनके प्रोज। प्लेस की बात करें तो इनके 3 प्लेस का एक कलेक्शन है जिनको बोला ही जाता है 3 प्लेस। 1969 में ये पब्लिश हुए थे। पहला नाम है नलिनी, दूसरा नाम है मैरिज पोएम, तीसरा नाम है स्लीप वॉकर्स। तीनों से क्वेश्चंस आपके बने हैं, अभी क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगी, परेशान मत होना। दूसरा इनका प्ले है डू नॉट कॉल इट सुसाइड, 1993 में ये आपका पब्लिश हुआ था। ये जो पहला वाला है ना कलेक्शन, आपको याद रखना है, 3 प्लेस के नाम से ये जाना जाता है। प्रोज की अगर बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका एक एस्से। ये जो प्रोज है ना, यहां पे लिख लेना कि ये क्या है आपका एस्से। नाइपॉल्स इंडिया एंड माइंड, ये वर्क है इनका, एस्से है, जो एक क्रिटिकल रिप्लाई किया है इन्होंने। अब भाई नाइपॉल्स इंडिया, तो हम लोगों को क्या समझ में आता है कि वीएस नाइपॉल ने अपना एक वर्क लिखा था एन एरिया ऑफ डार्कनेस। उसमें इन्होंने इंडिया का कुछ ऐसा बखान किया है जिससे आपके जो निज़्म एज़ेकील है गुस्सा हो गए हैं एंड उसका एक क्रिटिकल रिस्पॉन्स दिया है कि नहीं भाई, तुम्हारी नजर का इंडिया कुछ और है और मेरी नजर का इंडिया कुछ और है। तभी इसका नाम है आपके नाइपॉल्स इंडिया एंड माइंड। दोनों की नजर से आपको इंडिया देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताना कि क्या मुझे इस पर्टिकुलर एस्से पे एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं आपका एस्से। आप कमेंट करोगे तो जरूर से आई विल मेक द वीडियो। तो आपको ये चीज याद रखनी है। और एक क्वेश्चन है आप सबके लिए यहाँ पे कि वीएस नाइपॉल का ये जो वर्क है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये आपकी एक 3 वर्क की ट्रायलॉजी है, ठीक है। आपका पहला वर्क तो ये हो जाता है ट्रैवलॉग, इन्होंने लिखा था। जो बाकी के 2 नाम हैं वो तीनों नाम आपको नीचे लिख के जाने हैं एंड आई वांट टू सी कि कितने बच्चों को ये पता है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये जो ट्रायलॉजी है वीएस नाइपॉल की वो आपको पता होनी चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करके जाना। आगे बढ़ेंगे और जिस चीज के लिए ये फेमस है बेटा, पोएट्री के लिए, भाई फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री के लिए ये फेमस है, तो सबसे ज्यादा क्या पूछी जाती है इनकी, पोएट्री। हम लोग पोएट्री देखेंगे यहाँ पे। अब भाई इतना समझ जाना कि पोएट्री इनकी कई सारी हैं। भाई इतने सारे पोएट्री कलेक्शन थे तो पोएम्स भी तो बहुत सारी लिखी होंगी, पर यहाँ पे आपके सामने वो सारी लिस्ट है जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जिनसे पॉसिबिलिटी है कि पूछे जा सकते हैं। अब भाई आई एम नॉट अ ज्योतिष काइंड ऑफ पर्सन और एन एस्ट्रोलॉजर कि आई कैन टेल यू कि हाँ इससे आएगी, बट जितने आ चुके हैं उतना तो मैं आपको लिस्ट दे ही सकती हूँ। तो ये पूरी लिस्ट है बेटा आपके सामने जो बताती है ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, छोड़ के नहीं जाने हैं। सबसे पहला जो हम सब लोग मास्टर्स में पढ़े हैं या कभी कभी हम लोग ने अपने स्कूल टाइम में भी इनको पढ़ा होगा, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बहुत फेमस इनकी पोएम है। आपको इसको वर्ड बाय वर्ड इसका टेक्स्ट रीड करके जाना है, बिकॉज इससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अ मॉर्निंग वॉक से रिसेंटली क्वेश्चन बना है। देन पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम इनकी मानी जाती है। ये जो ब्लू से 2 पोएम्स लिखी हैं, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एंड वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंडियन कैसे इंग्लिश
को बोलते हैं उसका मजाक बनाते हुए या फिर उस पर ऐसे सटायर करते हुए इस पे इन्होंने पोएम लिखी है। इसके बारे में भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी मिलेगी। देन है आपका पेट्रियट, द प्रोफेसर, हाउ द इंग्लिश लेसन्स एंड, एंटरटेनमेंट, बैकग्राउंड, कैजुअली एंड द वॉर्म। जैसे स्कॉर्पियन के ऊपर इन्होंने पोएम लिखी है ना कि स्कॉर्पियन ने क्या किया, वॉर्म के भी ऊपर इन्होंने पोएम लिखी है एंड स्पिरिचुअली इन्होंने बताने की कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस को। तो ये हो गई इनकी पोएट्री। अब हम लोग देखेंगे इनकी वो जो दो ब्लू से पोएम्स लिखी हुई हैं, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एंड वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश। ये जो दोनों पोएम है बेटा सटायरिकल फॉर्मेट में लिखी हुई है। मैंने आपको समझा दिया कि सटायर क्या होता है, जब आप किसी भी चीज पे व्यंग्य करना चाहते हो एक बहुत ही हास्य तरीके से किसी को दुख पहुंचाए बिना, तो उसको हम लोग सटायर कहते हैं। ये रियलिटी बताता है आपकी इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज की जो इंडियंस यूज करते हैं। हम सबको पता है कि इंडियंस की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो हम लोग उसको परफेक्टली नहीं बोलते हैं। एंड कहीं कहीं या बहुत सारी जगहों पे आजकल रील्स भी बहुत फेमस होती हैं कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही फनी तरीके से इंग्लिश को बोलते हैं, उस पर हंसी आती है। तो इस पूरे इस एक्सपीरियंस पे, इस कॉन्सेप्ट पे इन्होंने दो पोएम्स लिखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। आपका जो पहली पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, वहां पे ये बाबू इंग्लिश का यूज करते हैं जो आपकी मिक्स है हिंदुस्तानी डायलेक्ट का एंड मैनर्स विच मेक्स द पोएम इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंग्लिश का इस्तेमाल किया है, बाबू इंग्लिश उसमें ऐड हो गई है, हिंदुस्तानी एक्सेंट आ गया है। इस पोएम को आपको जरूर से पूरा टेक्स्ट वाइज पढ़ना चाहिए, बड़ी आपको हंसी आने वाली है। नेक्स्ट है वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर भी इन्होंने सेम थीम को उठाया है कि जो काफी सारी मिस्टेक्स हम इंडियंस कमिट करते हैं इंग्लिश को बोलने में, और फिर हम लोगों को थोड़ा सा प्राइड फील होता है, वो एस्पिरेशंस ऑफ फ्री इंडिया एंड ऑल्सो द एटीट्यूड्स ऑफ टू हॉस्टाइल नेबर्स लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। आप सबको पता होगा कि हम सब लोग जब बात करते हैं तो दूसरे देशों की बुराई करना हम लोग को सबसे ज्यादा पसंद होता है, अपना भले हम लोग को कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो। तो ये भी एक बहुत ही ह्यूमरिस्टिक आपकी पोएम है जिसमें इंडियंस किस तरीके से इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं एंड प्राइड वे में दूसरे देशों को बुरा कहते हैं, इसमें आपको पता लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बताना। अब हम लोग इनके कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोग ने निज़्म एज़ेकील की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ दी इंपॉर्टेंट, आपको टू द पॉइंट तरीके से सब कुछ इस वीडियो में मिल गया होगा। क्वेश्चंस देखो एंड जज करो कि जो आपने पढ़ा क्या उसी में से क्वेश्चंस बन रहे हैं या कुछ और ही बन रहा है। 2023 के शिफ्ट 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एंथोलॉजीज ऑफ पोएट्री बाय निज़्म एज़ेकील। आपके जो एंथोलॉजीज हैं, इनकी पोएट्री कलेक्शंस हैं, उन पे आपसे क्रोनोलॉजी पूछी गई है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इनका जो पोएट्री कलेक्शन मैंने आपको बताया वो डेट वाइज आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है। आपका आंसर है ECDAB। आप इसकी लिस्ट बना लेना और इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैव बीन रिटन बाय निज़्म एज़ेकील। 2023 शिफ्ट 1 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनके 3 प्लेज जो बहुत फेमस है वो है आपके BCNE विच इज मैरिज पोएम, नलिनी एंड स्लीप वॉकर। स्लीप वॉकर से आपके और भी क्वेश्चंस बने हैं, तो इनके जितने भी वर्क्स मैंने आपको बताए उनको जरूर से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है 2021 शिफ्ट 1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय निज़्म एज़ेकील that make fun of Indians use of English। आपके इंडियंस इंग्लिश को किस तरीके से बोलते हैं उसका फन बनाते हुए, सटायर करते हुए इन्होंने कौन सी पोएम्स लिखी हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सेक्शन वाइज बता दी हैं। आपकी गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एंड वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश। ठीक है, तो इस पे भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस बने हैं अलग अलग तरीके से, उनमें से एक मैंने उठा के आपको दिखा दिया सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 का, हु रोट द एसे नाइपॉल्स इंडिया एंड माइंड। 1984 में ये पब्लिश हुआ एसे है जो कि एक रिस्पॉन्स है, रिप्लाई है हमारे VS नाइपॉल के एरिया ऑफ डार्कनेस का। आपको ये आंसर बहुत ही इजीली तरीके से अब पता चल गया होगा निज़्म एज़ेकील। और अपना होमवर्क याद रखना कि आपको VS नाइपॉल की जो 3 ट्रायलॉजी है, जिसका पहला पार्ट है हमारा एरिया ऑफ डार्कनेस, उसके बाकी दोनों ऑप्शंस भी लिख के जाने हैं।
ठीक है, तो यहां पे खत्म हो जाते हैं आपके निज़्म एज़ेकील के कुछ ही क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस तो इन पे काफी सारे आए हैं, अगर आप चाहते हो उनको लगाना तो इंडियन लिटरेचर के सेपरेट सेक्शन में जाके आप सारे क्वेश्चंस इंडियन लिटरेचर के राइटर्स के लगा सकते हो। इसी के साथ ही साथ अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर, कोई अमेरिकन लिटरेचर या फिर हमारे इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी सेक्शंस हैं उनको सॉर्टेड सेक्शन वाइज लगाना चाहते हो तो आप जरूर से हमारे इस कोर्स को चेकआउट करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी सारे बच्चों ने इसको ट्राई करके पॉजिटिव फीडबैक दिया है, तो आप भी जरूर से इसको जाके अवेल कर सकते हैं। फ्री डेमो लगाना चाहते हो इन सारे टेस्ट का तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, जहां पे रोज बच्चों को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के फ्री PYQs मिलते हैं एंड वो अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा सॉलिडिफाई एंड अच्छा करते चले जाते हैं। हर चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू डू नॉट हैव टू वरी एंड सर्च फॉर इट। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप निज़्म एज़ेकील से एक कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। इसी तरीके से कौन से एक राइटर को, इंपॉर्टेंट राइटर को आप पढ़ना चाहते हो, उसकी बायोग्राफी, उसके वर्क्स विद क्वेश्चंस, मुझे नीचे कमेंट करके जाना। और इस वीडियो में क्या नया जानने को मिला या फिर कितना हेल्पफुल लगा ये वीडियो, जरूर से कमेंट करके बताना। आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय।